हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस जिसमें हम आपके PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसमें बेटा शुरू करते हैं जैवणु। जैवणु जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 11 से, जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपके 4 प्रश्न आते हैं नीट एग्जाम में। तो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 नंबर का बेटा आपका ये चैप्टर है। 11th में आपका एक प्राणी जगत, दूसरा आपका ये जैवणु। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है बाकियों की तुलना में। तो इसमें हम PYQs प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, PYQs के अलावा कुछ और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। नीट 2013 से लेकर के 22 तक। तो 2013 में पूछा गया प्रश्न है बेटा, काइटिन महाअणु। तो हमें पता है बेटा, काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बहुलक है। ठीक है, और ये आर्थ्रोपोड के बाह्य कंकाल और कवक के कोशिका भित्ति में पाया जाता है। या नहीं? ठीक है, चलिए। तो काइटिन से संबंधित क्या सही है? ये सरल पॉलीसेक्राइड है, तो सिंपल पॉलीसेक्राइड तो ये नहीं है। नाइट्रोजनी पॉलीसेक्राइड है, बिल्कुल है बेटा, नाइट्रोजन इसमें उपस्थित होता है। फास्फोरस और सल्फर नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है बेटा आपका, एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज टूट करके बनाता है आपका पायरुवेट। ठीक है, इस प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, क्या बना रहा है ये? पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस द्वारा। और ये 10 स्टेप की एक रिएक्शन होती है, जो कि फर्दर बनाता है एस्टाइल कोएंजाइम ए। और यही बेटा आगे जाकर के टूट के क्रेब्स साइकिल से बनाता है CO2, वाटर और बहुत सारी ऊर्जा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमने पहले देखा ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ग्लाइकोलाइसिस से, जो कि 10 स्टेप में होता है। पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम है और फिर क्रेब्स साइकिल में इन सब का बनना। तो ये जो बेटा इस एक हमने ये एक छोटा सा उदाहरण लिया है, इसमें कई सारे उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में बनने वाले कई सारे उत्पाद बेटा, इनमें से एक भी उत्पाद ऐसा नहीं है जो जिस रूप में बना है इसी रूप में पड़ा रहेगा, नहीं। ये निरंतर अपने रूप को बदलते रहते हैं, या तो ये टूटते रहते हैं, किसी और के साथ जुड़ के कुछ और बना लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एंजाइमी अभिक्रिया बेटा हमारे शरीर में हो रही है, ये अस्थायी हैं। कैसी हैं? अस्थायी हैं, अस्थिर हैं और क्षणिक, यानी कि कुछ देर के लिए हो रही हैं। ठीक है, स्थायी अगर हो गई तो मर जाओगे तुम। ठीक है, स्थायी ये केवल तब होते हैं जब तुम सांसें लेना बंद कर देते हो, या यूं कह लो कि जब ये स्थायी हो जाएंगे, मतलब अब तुम जिंदा नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अनेक सह एंजाइमों की आवश्यक रासायनिक घटक क्या है? तो सह एंजाइम बेटा मुख्य रूप से विटामिन के घटक हैं, या विटामिन से मिलकर के बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट इनमें नहीं है। सह एंजाइम वैसे ही बेटा एपो एंजाइम, जो कि एंजाइम का प्रोटीन भाग है, उसके साथ जुड़ा हुआ नॉन प्रोटीन भाग है। ठीक है, जिसमें सह एंजाइम मतलब को फैक्टर जिनको हम बोलते हैं, उनमें सह एंजाइम एक ऐसे हैं जो कि आपके सह एंजाइम विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अगला, फॉस्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। तो फॉस्फोग्लिसराइड में बेटा एक तो आपका ग्लिसरॉल होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसके साथ आपके वसी अम्ल जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? फैटी एसिड, वसी अम्ल, और बेटा इसी में आपका एक फॉस्फेट समूह जुड़ा होगा, है ना। तो फॉस्फेट समूह से एस्टरीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल। तो बेटा एस्टर बॉन्ड जो बनता है वो फॉस्फेट समूह और इसके बीच में, वसा अम्ल के बीच में नहीं बनता है। ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीकृत एक संतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित होता है। ठीक है, कह सकते हैं ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीकृत एक असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट, ठीक है, कह सकते हैं ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित। ये बेटा ज्यादा सही है, इसमें लिखा है कि केवल ग्लिसरॉल से आपका संतृप्त वसा अम्ल जुड़ा होगा, इसमें है ग्लिसरॉल से केवल असंतृप्त वसा अम्ल जुड़ा होगा। जबकि बेटा वास्तव में ग्लिसरॉल से संतृप्त या असंतृप्त कुछ भी जुड़ा हो सकता है जिससे कि एक फॉस्फेट समूह भी जुड़ा होता है। तो उत्तर आपका 4 ज्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बेटा, या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है?
तो आपका सुक्रोज बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। ओके, गलत चुनना है बेटा आपको, है ना। गलत, गलत कौन सा है इसमें? क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, सही बात है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ के एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र बनाता है, बिल्कुल सही है। बहुत से सक्सिनेट डालने से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का मेलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता, ये गलत है बेटा। मेलोनेट सक्सिनेट का प्रतिस्पर्धात्मक संदमक है, जो कि सक्सिनेट के बदले सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस से आके जुड़ता है और उस अभिक्रिया को रोक देता है। क्योंकि कोई भी एंजाइम अपने क्रियाधार के लिए बहुत ही मतलब स्पेसिफिक होता है कि वो जिस क्रियाधार से जुड़ने के लिए बना है वो केवल उसी से जुड़ेगा, है ना। तो यदि बेटा मेलोनेट आकर के सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से जुड़ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सक्सिनेट की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है ताकि वो मेलोनेट को धक्का दे और वापस से आकर के सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से जुड़ जाए। तो यदि हम सक्सिनेट का मात्रा बढ़ाएंगे तो बेटा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस जो कि मेलोनेट से जुड़ा था उसका संदमन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एंजाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार से जुड़ने से भिन्न होता है, ठीक है, सही बात है। प्रतिस्पर्धात्मक संदमक बेटा क्रियाधार के स्थल पे एंजाइम से जुड़ता है, ठीक है, जबकि अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक आपके एंजाइम के उस स्थल से नहीं जुड़ते हैं जहां पे क्रियाधार जुड़ता है, बल्कि उसके अन्य स्थल से जुड़ते हैं, सही है ये भी। तो मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमक है, बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा है बेटा आपका? दूसरा गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फिर से गलत वाला ढूंढना है, ठीक है, चलिए। स्पर्धी संदमन में संदमक अणु एंजाइम द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता, ठीक है। एंजाइम अगर क्रियाधार के बदले संदमक से जुड़ेगा बेटा तो उसके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। स्पर्धी संदमक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र की विच्छेदन दर को प्रभावित नहीं करता, सही है। अगर बेटा स्पर्धी संदमक एंजाइम क्रियाधार इसके सम्मिश्र के दर को प्रभावित नहीं करता, नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़ गए हैं फिर स्पर्धी संदमक उससे जुड़ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि स्पर्धी संदमक भी तो वहीं जुड़ना था ना जहां पर उसका क्रियाधार जुड़ा है। अगर क्रियाधार एंजाइम से जुड़ चुका है मतलब अब कोई भी स्पर्धी संदमक उससे नहीं जुड़ सकता, बिल्कुल सही है। तो वो उसके दर को, उसके रिएक्शन की जो दर है उसको भी प्रभावित नहीं करेगा। स्पर्धी संदमक की उपस्थिति सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम के केएम को कम कर देती है, गलत बेटा। अगर प्रतिस्पर्धात्मक संदमक है तो केएम वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है और वीमैक्स बेटा आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक में, अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन में वीमैक्स कांस्टेंट, सॉरी वीमैक्स घट जाता है जबकि केएम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। केएम होता क्या है बेटा? केएम क्रियाधार की वो सांद्रता जिस पर 50% एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेटा अगर स्पर्धी संदमक है तो स्पर्धी संदमक में संदमक को हटाने के लिए क्रियाधार को अपनी सांद्रता बढ़ानी पड़ती है जिसकी वजह से केएम बढ़ता है ना। वीमैक्स तो समान रहता है। अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक में अगर संदमक आके एंजाइम से जुड़ गया तो वो एंजाइम अब बेटा किसी काम का नहीं रहता जिसकी वजह से वीमैक्स कम हो जाता है जबकि केएम समान रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका गलत हो गया। एक स्पर्धी संदमक उत्क्रमणीय रूप से, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं बेटा वो रिवर्सिबल रूप से जुड़ते हैं, है ना, एंजाइम के साथ। जैसे ही एंजाइम संदमक सम्मिश्र बनता है और जैसे ही बेटा हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाएंगे तो ये संदमक जो है ये हट जाता है और क्रियाधार आकर के जुड़ जाता है, तो ये रिवर्सिबल रूप से इससे जुड़ रहा है ना। तो आपका 3 बेटा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्री अर्चिन के डीएनए में जो द्विकुंडलित होता है 17% नाइट्रोजन बेस साइटोसिन के दिखाए गए इस डीएनए में सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जी से जुड़ता है, ए हमेशा डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता है। अगर साइटोसिन बेटा 17% हो तो ये भी इक्वल है, मतलब जी भी 17 होगा और 17 कितने हो जाएंगे? 34, ठीक है। तो 100 - 34 कर दो तो कितना बचेगा आपका? 66, 40, ठीक है, 6 उधर, हाँ 66, यस। तो 66 का बेटा आधा कर दो तो ए और टी कितने हो जाएंगे? 33। तो ए और टी कितने हैं? 33, ये रहे, और जी हो गया आपका 17, उत्तर हो जाएगा आपका 2। चलो अगला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका बेटा, आर्थ्रोपोड का काइटिन बाइकंकाल किसके बहुलकीकरण से बनता है? तो अभी हमने पीछे देखा था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के
लाइपोग्लाइकेन से नहीं, केराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से नहीं, ग्लूकोसामीन से नहीं, एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन से। यस, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जैवणों में से किसमें फॉस्फोडाइस्टर बंध होता है? तो बेटा फॉस्फोडाइस्टर बंध याद करिए, आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया था। एक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शर्करा है जो कि नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ी है, 1 2 3 4, ये इसका 5वां कार्बन। दूसरी पेंटोज शर्करा है जो कि नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ी है। ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए दोनों न्यूक्लियोसाइड्स, क्योंकि इसमें पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन बेस है। अगर मैं इसी के साथ एक फॉस्फेट भी जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये फॉस्फेट दोनों पेंटोज शर्करा के 5वें और तीसरे कार्बन के साथ एस्टर बंध बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फो 2 एस्टर बंध बना रहा है, तो फॉस्फोडाइस्टर बंध, है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड के बीच में बेटा फॉस्फोडाइस्टर बंध होता है। डाइग्लिसराइड में वसा अम्ल नहीं होता, पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड के बीच में नहीं होता है, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल के बीच में नहीं होता है। उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता? चारगैफ नियम। हाँ, चारगैफ नियम बेटा हमेशा डीएनए पर ही लागू होता है ना। तो ये आरएनए पे लागू नहीं होता। संपूरक बेस युग्मन होता है, 5 फॉस्फोरिल और 3 हाइड्रोक्सिल सिरे होते हैं। विषम चक्रीय नाइट्रोजनी बेस, बिल्कुल प्यूरिन पिरिमिडीन्स होते हैं, तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं? मानव इंसुलिन ए चेन, बी चेन, और इन दोनों के बीच में बेटा डाइसल्फाइड बंध, है ना। तो ये दोनों आपस में हाइड्रोजन फॉस्फोडाइस्टर सहसंयोजी डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्या है ना? गलत। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है जो कि बीटा ग्लूकोज की बहुलक इकाई है। यूरेसिल एक पिरिमिडीन है। ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त, नहीं बेटा, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है आपके सिस्टीन और मिथियोनिन, यही 2 बस सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं, बाकी सारे बेटा सल्फर युक्त नहीं है। तो इसका गलत हो जाएगा आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप, एक प्रारूपी वसा का अणु किसके द्वारा बना होता है? एक टिपिकल, अगर मैं वसा की बात करूं तो ये बेटा बनता है ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, हाँ या नहीं, जिसमें बेटा फैटी एसिड ग्लिसरॉल से एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। तो 3 ग्लिसरॉल अणु और वसाम्ल अणु का, 1 ग्लिसरॉल और 3 वसाम्ल, 1 ग्लिसरॉल और 3 वसाम्ल, 1 ग्लिसरॉल और 1 वसाम्ल, 3 ग्लिसरॉल और 3 वसाम्ल। उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? तो हमने पढ़ा है बेटा, जितने भी एंजाइम हैं दे ऑल आर प्रोटीन्स, सभी एंजाइम प्रोटीन है एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम इकलौता एक अपवाद है, लाइगेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस लाइसोजाइम। राइबोजाइम इकलौता बेटा एक अपवाद है जो कि प्रोटीन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में से कौन सा दिए गए ग्राफ का सही वर्णन करता है? तो बेटा यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि यदि सक्रियण ऊर्जा कम है, मतलब ए, ये एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम है, जबकि बी में एंजाइम अनुपस्थित है। ठीक है, ये एंजाइम की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज, क्योंकि बेटा ये सबस्ट्रेट क्रियाधार की लेवल है, ये प्रोडक्ट का लेवल है, तो यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो ये बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, जो भी हमें यहाँ से दिख रहा है उसके हिसाब से। ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति, ए में एंजाइम की अनुपस्थिति, गलत। ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति, गलत। ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में आंतर ऊष्मीय अभिक्रिया, आंतर ऊष्मीय मतलब जिसमें ऊष्मा अंदर आ रही है, हाँ, एंडोथर्मिक, गलत बेटा। ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में, ठीक है, बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट बाहर निकल रही है। तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका 4। चलिए नेक्स्ट, अधिकांश प्रोटीनों के त्रिविमीय वलन की स्थिर रखने में निम्न में से किसकी बहुत कम संभावना है?
तो हमने बेटा प्रोटीन की 4 संरचनाएं पढ़ी थी, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। प्राथमिक संरचना में हमने देखा था कि सभी अमीनो अम्ल आपस में केवल और केवल पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं जो कि निर्जलीकरण संश्लेषण से बनते हैं। द्वितीयक संरचना में पेप्टाइड बंध के अलावा कुछ हाइड्रोजन बंध भी होते हैं जिसकी वजह से वो कॉइल हो जाते हैं, ठीक है, कुंडलित हो जाते हैं। तृतीयक संरचना जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, या जो कि एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स तृतीयक संरचना होते हैं प्रोटीन के। तो यहाँ पे बेटा आपका पेप्टाइड बंध भी होगा, हाइड्रोजन बंध भी होगा, डाइसल्फाइड बंध भी होगा, आयनिक इंटरेक्शंस भी होंगे, वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी होंगे, सब वीक वीक फोर्सेस होंगे, ठीक है। जबकि जो चतुष्क प्रोटीन होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा पेप्टाइड बंध आपस में, पेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिविमीय वलन में को स्थिर रखने में किसकी संभावना सबसे कम है? हाइड्रोजन बंध हो सकता है, स्थिर वैद्युत पारस्परिकी हो गए आपके, आयनिक इंट्रैक्शंस बिल्कुल हो सकते हैं, जल भीरू पारस्परिक भी हो सकते हैं। एस्टर बंध का बेटा प्रोटीन की संरचना में कोई भी रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ठीक है, तो बेटा एंजाइम में एक तो होता है प्रोटीन भाग, ठीक है, प्रोटीन भाग को हम बोल देते हैं एपो एंजाइम, ठीक है, और एक होता है इसका बेटा नॉन प्रोटीन भाग, और नॉन प्रोटीन भाग को हम बोलते हैं कोफैक्टर या सहकारक, कोफैक्टर्स या सहकारक, और ये दोनों मिलकर के कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, है ना। तो होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, ठीक है। ये सहकारक आपके प्रोस्थेटिक समूह हो सकते हैं, ठीक है, ये सहकारक आपके सह एंजाइम हो सकते हैं, को एंजाइम्स जिनको हम बोल देते हैं, या बेटा ये आपके, ये दोनों तो कार्बनिक हो गए, ठीक है, या ये आपके मेटल आयंस हो सकते हैं जिनको हम धातु आयन बोलते हैं, एक्टिवेटर्स, है ना, ये आपके धातु आयन हो सकते हैं, एक्टिवेटर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम सहकारक है, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। सह एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, बिल्कुल नहीं। होलो एंजाइम इक्वल्स टू सह एंजाइम प्लस सहकारक, सह एंजाइम और सहकारक मिलकर होलो एंजाइम नहीं बनाते। एपो एंजाइम इक्वल्स टू होलो एंजाइम नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका इसका ए, मैंने पहले लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बहुलकी नहीं है? तो बेटा प्रोटीन आपको पता है अमीनो अम्ल के बहुलक है, कई सारे अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड आपके मोनोसेक्राइड के बहुलक हैं, है ना, ये कई सारे मोनोसेक्राइड आपस में मिलके प्रोटीन पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। वसा आपके बहुलक नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल बेटा आपके न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। किसके बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड के। लिपिड आपकी एकलक इकाइयां हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। चलिए, शर्करा के 2 अभिलक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से? तो बेटा शर्करा में एक तो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, निम्न कथनों को ध्यान में रखिए। सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं उनको हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ठीक है, सही बात है। प्रोस्थेटिक समूह क्या होते हैं? हमेशा एकदम दृढ़ता से जुड़े होते हैं आपके एपो एंजाइम के साथ। जो आपके सह एंजाइम होते हैं जरूरत पड़ने पर जुड़ते हैं, बाद में हट जाते हैं, जैसे NADH वगैरह, ठीक है। तो जो दृढ़ता से जुड़े होते हैं उनको बेटा हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, बिल्कुल सही है। एक प्रोस्थेटिक समूह में बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। नहीं, होलो एंजाइम कहेंगे ना। प्रोस्थेटिक समूह में बंधा हुआ उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम नहीं कहलाता है ना। तो आपका पहला सही है, दोनों असत्य है। नहीं, एक असत्य है लेकिन 2 सत्य है। दोनों 1 और 2 सत्य है नहीं, एक सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। निम्न में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? तो GLUT4 बेटा नीट में आ चुका है, ये तो अभी PYQZ ही चल रहे हैं, ठीक है। GLUT4 आपका जो है ये ग्लूकोज का परिवहन कराता है। चलिए नेक्स्ट, DNA और RNA दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? तो प्यूरिन्स की बात हो रही ना, DNA और RNA दोनों में पाए जाएंगे, तो एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। साइटोसिन पिरिमिडीन है तो ये छोड़ो, ए और जी है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स। चलिए उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आ गए आपके कॉन्केनाविलिन ए। क्या है बेटा? कॉन्केनाविलिन एक लेक्टिन है। चलिए उत्तर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक समूह को एंजाइम से निम्न में भिन्न होता है। प्रोस्थेटिक समूह को एंजाइम से निम्न में भिन्न होता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक समूह में बेटा मैंने बताए थे ये
एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वे कई एंजाइमी उत्प्रेरक अभिक्रिया में या कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं, नहीं। ये बेटा कौन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आपके सह एंजाइम, को एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन्हें अपनी क्रियाविधि के लिए धातु आयन की आवश्यकता होती है, नहीं। ये प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं, ठीक है। इनका एपो एंजाइम के साथ बंधन क्षणिक होता है, नहीं बेटा, क्षणिक होता है आपके सह एंजाइम का। किसका क्षणिक होता है, सह एंजाइम का। तो इससे सही हो जाएगा बेटा आपका 3। चलिए, रामचंद्रन प्लॉट का उपयोग किसकी संरचना की पुष्टि के लिए किया जाता है, ये बेटा आपके प्रोटीन की संरचना की पुष्टि के लिए किया जाता है, रामचंद्रन प्लॉट। इसके बारे में आप लोग इकोलॉजी में जो जीवनियां दी जाती है ना, उसने बेटा इसके बारे में बताया हुआ है। प्रोटीन का जो अध्ययन करते हैं वो रामचंद्रन प्लॉट से करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक लेसिथिन का मुख्य घटक है, तो बेटा लेसिथिन एक तरीके का संयुक्त वसा है, कॉन्जुगेटेड लिपिड है, जिसमें बेटा वसा फॉस्फोरस के साथ जुड़ती है, ठीक है। और ये बेटा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कूपिका भित्ति में, है ना। कहाँ पाया जाता है ये, एल्वियोलर वॉल्स में। चलिए, तो फॉस्फोप्रोटीन है ये, नहीं है। फॉस्फोलिपिड्स हैं, एरिकडोनिक अम्ल फॉस्फोलिपिड है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट, उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसिडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। मतलब पहले आप वो बच्चे पहचानो जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बाद में पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेटा किसमें होता है, आपके प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है, अमीनो अम्ल के बीच में। जबकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा आपके पॉलीसेक्राइड में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पॉलीसेक्राइड। इसके अलावा बेटा आपके जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है ना। तो ग्लिसरॉल में नहीं पाया जाएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन इसमें पाया जाएगा, सेलुलोज में ग्लाइकोसिडिक पाया जाएगा, लेसिथिन में एस्टर पाया जाएगा। इन्युलिन ये फ्रक्टोज का बहुलक है, तो ये इसमें पाया जाएगा बेटा आपका पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक, और इंसुलिन पेप्टाइड है, इसमें पाया जाएगा प्रोटीन। काइटिन में पॉलीसेक्राइड मतलब ग्लाइकोसिडिक, कोलेस्ट्रॉल में नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत होती है, तो बेटा ये होती है आपकी कोलेजन, ठीक है। जंतुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है आपकी कोलेजन। उत्तर हो गया 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो एडेनिन एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा थाइमिन के साथ युग्मित होता है, बिल्कुल गलत। एडेनिन और थाइमिन के पीछे 2 बनते हैं। एडेनिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थाइमिन के साथ युग्मित होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। एडेनिन थाइमिन के साथ युग्म नहीं बनाता, ठीक है, बहुत ही गलत। ए और टी ही युग्म बनाते हैं ना। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के साथ थाइमिन के साथ युग्म बनाता है, बिल्कुल सही। उत्तर हो जाएगा आपका 4। अगला, निम्न में क्षारीय अमीनो अम्लों को पहचानिए। तो बेटा आपके 3 नाम दिए हैं एनसीईआरटी में। एसिडिक यानी अम्लीय कौन सा है, तो अम्लीय हो जाएगा बेटा आपका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये बार बार चलते फिरते रिवाइज कर लिया करो। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। न्यूट्रल यानी कि उदासीन कौन सा है बेटा, उदासीन है आपका वेलिन, ठीक है। और क्षारीय यानी कि एल्कलाइन कौन सा है बेटा आपका, या बेसिक कौन सा है, ये है आपका बेटा लाइसिन, है ना। तो क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए, तो ये हो गया बेटा आपका लाइसिन। 2020 में बेटा ये क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन 2 जगह आया था, केमिस्ट्री में भी आ गया था और आपके बायो में भी आ गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। 2 बार आ गया है क्या, चलिए आगे। निम्न को सुमेलित कीजिए, आ जाओ भैया सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले है आपका उत्प्रेरक क्रिया निरोधक, ठीक है। पेप्टाइड बंध धारक, तो पेप्टाइड बंध बेटा प्रोटीन में पाया जाएगा, प्रोटीन का उदाहरण हो गया आपका कोलेजन, तो बी का हो गया 4, बी का 4, ये लो 2 आंसर सही है। कवकों में कोशिका भित्ति का पदार्थ, तो बेटा काइटिन होता है, तो सी का हो जाएगा आपका 3, ये रहा आपका। द्वितीयक उपापचय बेटा आपका रिसीन हो गया, तो डी का हो जाएगा 1। और उत्प्रेरक बेटा निरोधक है मैलोनेट, तो मैलोनेट एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमक है ना। उत्तर हो जाएगा 2, तो इसका आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है। रबर और गोंद बेटा हैं, मॉर्फिन और कोडीन ड्रग्स हैं,
अमीनो अम्ल और ग्लूकोज नहीं है, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन है, तो आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल और ग्लूकोज। ये आपके प्राथमिक उपापचय जी, ठीक है। चलिए सुमेलित कीजिए, ठीक है। प्रोटीन क्या, प्रोटीन में बेटा पेप्टाइड बंध पाया जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4, ठीक है। असंतृप्त वसा अम्ल बेटा है आपका, जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, जिसमें बेटा वसी अम्ल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1, लो आंसर आ गया है 2। न्यूक्लिक अम्ल में बेटा आपका फॉस्फोडाइस्टर बंध बनता है, सी का हो जाएगा 2, और पॉलीसेक्राइड में आपका ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा 3, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 2। नेक्स्ट, यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है, वही सेम एडेनिन 30 है तो थाइमिन भी कितना होगा 30, फिर सी और जी भी बराबर होंगे तो 60, 40 में से ये 20, ये भी 20, तो सी जी 20-20 होंगे, सी जी 20-20 और टी हो जाएगा 30, ठीक है। सी और जी बराबर होंगे ना, ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुचित युग्म को पहचानिए। ड्रग है आपका रिसीन, हाँ ड्रग बेटा रिसीन नहीं है, रिसीन तो टॉक्सिन है। एल्कलाइड कोडीन है, विश एब्रिन है, लैक्टिन कॉन्केनावलिन है, तो ड्रग बेटा आपका करक्यूमिन विनब्लास्टिन है ना, तो आंसर गलत है ना, अनुचित को पहचानना है तो आपका 1 लगा दो। चलिए नेक्स्ट, लिपिड के संबंध में सही कथन को, अच्छा मतलब कथन कुछ नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करना है, कौन से सही है। ऐसे लिपिड जिनमें केवल आबंध होते हैं, केवल एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें असंतृप्त वसाम्ल कहते हैं। नहीं बेटा, उन्हें संतृप्त वसाम्ल कहते हैं, है ना, ये गलत हो गया आपका। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल का नाम है, बिल्कुल सही है। पामेटिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन, नहीं पामेटिक में 16 होते हैं, अरेक्टोनिक अम्ल में 20 होते हैं, लो ये भी गलत हो गया। हाँ, तो उचित कौन सा है बेटा, बी और सी सही है, केवल बी और ई, केवल सी और डी, डी गलत है, केवल ए और बी, ए गलत है, केवल बी और सी सही है, आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, एक डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के 2 अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज होता है बेटा आपका C6H12O6, ठीक है। यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा माल्टोज में क्या है C6H12O6 और C6H12O6 यानी कि 2 ग्लूकोज को मिलाकर के हम माल्टोज बनाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच से एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, निर्जलीकरण संश्लेषण, यानी कि H2O बाहर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाहर होगा, तो ये क्या बना लेंगे C12, H कितना होना था 24, 24 में से 2 बाहर हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 22, और O कितने हैं 12, 12 में से 1 बाहर हो जाएगा 11, तो C12H22O11, C12H22O11, ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है बेटा आपका, आओ फिर से सुमेलित करो, ये पिछले साल के क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें है आपका ग्लाइकोजन, ये बेटा जंतुओं में संग्रहित उत्पाद है, ठीक है, ए का हो जाएगा 4, ठीक है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बेटा प्रोटीन है, तो प्रोटीन है ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज बनाते हैं ना, तो प्रतिजीवी, बी का 3, लो आंसर आ गया 3। स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं बेटा, ठीक है, सी का 1। आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से, अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कुटीय भाग से निकलने वाले बेटा जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। थ्रोम्बिन एक बायोकैटलिस्ट है जो कि फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है रक्त थक्का बनने के दौरान, तो डी का 2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, निम्न में से कितने बहुलक पदार्थ हैं, तो इनमें से कितने पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स कौन है, कैरोटिनॉइड्स बेटा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, रिसीन रबर बेटा एक पॉलीमर है, कोडेसिन गोंद, मॉर्फिन सेलुलोज, सेलुलोज एक पॉलीमर है, डाइटरपीन से टर्पीन से, तो रबर और सेलुलोज बेटा, रबर और सेलुलोज ये 2 आपके पॉलीमर हैं, बाकी पॉलीमर नहीं है, सॉरी, आंसर हो जाएगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका समरूपता को पूर्ण कीजिए। लेक्टिन्स कॉन्केनाविलिन ए है,
तो इनमें से टॉक्सिन क्या है बेटा? टॉक्सिन है आपका रिसिन, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, फिर से आ जाओ, मिलान कर लेते हैं इनमें। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज संचित होम्योपॉलीसेक्राइड है, वो बेटा है आपका ग्लाइकोजन, तो डी का हो जाएगा 1। नहीं नहीं नहीं, इन्युलिन भी तो है, इन्युलिन भी तो, रुक जाओ भैया रुक जाओ, कंफ्यूजन वाला है। आ जाओ पहले यहाँ पे आ जाओ। 12 अणु ट्रैप नहीं हो सकते, अच्छा I2 अणु ट्रैप नहीं हो सकते, तो बेटा सेल्यूलोज में क्योंकि कोई भी कुंडलित नहीं संरचना होती है, इसलिए इसमें आयोडीन अणु ट्रैप नहीं होते, जिसकी वजह से ये आयोडीन सोल्यूशन में कोई रंग नहीं देते, तो ए का हो जाएगा 5, ए का 5। चलो, काइटिन, काइटिन आर्थ्रोपोड्स का बाह्यकंकाल बनाते हैं और कवक का कोशिका भित्ति बनाते हैं, तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4, ठीक है। इन्युलिन ग्लूकोज का शाखित बहुलक, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का शाखित बहुलक है, ठीक है, कई सारे ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं और वो शाखित भी होता है, तो डी का 3, डी का 3 आंसर ये है। सी का 1, इन्युलिन एक संचित होम्योपॉलीसेक्राइड है, जो कि मैंने बताया था कई सारे पादपों की जड़ों में पाया जाता है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट, माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक बंध किसके मध्य बनता है? आ जाओ भैया, तो माल्टोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज आपस में मिलकर के माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यहाँ पर इन 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है ना, तो एक ग्लूकोज अणु कार्बन का पहला तथा दूसरे का चौथा, ठीक है, 1 और 4 के बीच में बन रहा है ना, ठीक है। एक ग्लूकोज के दूसरा और दूसरे का तीसरा बिल्कुल नहीं, एक का तीसरा दूसरे का चौथा बिल्कुल नहीं, एक का पहला दूसरे का छठा बिल्कुल नहीं, है ना। 1,6 कहाँ बनते हैं बेटा? 1,6 जहाँ चेन होती है, अब जैसे ये ग्लूकोज ऐसे चल रही है चेन, अब यहीं पर अगर बेटा ये शाखा निकली हुई है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बेटा 1,6 के बीच में बनेगा जहाँ से शाखा निकली है। यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल ग्लाइकोसिडिक बंध माल्टोज में, तो ये बेटा शाखा निकलती है आपके ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजन में 1,4 के अलावा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा, माल्टोज में तो केवल 1 और 4 होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक गलत मिलान है? काइटिन ग्लूकोजामीन का पॉलीमर है, एनेस्टाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है, गलत चुनना है ना। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, बिल्कुल सही है। बीटा ग्लूकोज का बेटा पॉलीमर है आपका ग्लाइकोजन। इसके बाद आएगा बेटा आपका तीसरा, सेल्यूलोज हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, नहीं, होमोपॉलीसेक्राइड है, और इन्युलिन होमोपॉलीसेक्राइड है, इन्युलिन भी होमोपॉलीसेक्राइड है, बिल्कुल सही बात है, फ्रक्टोज का, तो गलत कौन सा हो गया आपका? तीसरा गलत हो गया। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बेटा पादप कोशिका भित्ति आपकी सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि फ्रक्टोज के समबहुलक है, नहीं, ग्लाइकोजन के विषम बहुलक है। एक मिनट, पादप कोशिका भित्ति आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, और सेल्यूलोज आपका बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। क्या है बेटा? ये आपका बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ग्लूकोज के समबहुलक हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन के सम नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सही कथन का चयन करो, इनमें से सही कौन सा है? प्रोटीन समबहुलक होते हैं, गलत, प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ग्लाइकोजन विषम बहुलक होते हैं, गलत, ग्लाइकोजन समबहुलक हैं ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज के। लिपिड विलेयता से सूक्ष्म अणु हैं, विलेयता से सूक्ष्म अणु हैं, हाँ, नहीं नहीं, विलेयता के आधार पर अगर हम देखें तो बेटा ये बृहद में आते हैं, क्योंकि ये नीचे नहीं छनके जाते हैं ना। सेलुलोज में जटिल कुंडलित संरचना नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो ये आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देते, है ना। उत्तर हो जाएगा आपका 4, सही चुनना था, ठीक है। अगला आ जाओ, अमीनो अम्ल का एक सही समूह चुनो जो एरोमेटिक अमीनो अम्ल को दर्शाता है। तो एरोमेटिक बेटा जिसकी साइड चेन में कहीं ना कहीं आपको रिंग मिलेगी, इसको याद करने का ट्रिक है TPT, है ना। ट्रिप्स में आ जाएगा टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। तो टायरोसिन वेलिन थ्रियोनिन नहीं है, टायरोसिन ट्रिप्टोफैन है, वेलिन नहीं है, टायरोसिन फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन टायरोसिन वेलिन नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वसीय अम्ल नहीं है?
कौन सा फैटी एसिड नहीं है? यूरिडेलिक एसिड। बेटा यूरिडेलिक एसिड थोड़ा है, यूरिडेलिक एसिड तो आपका न्यूक्लियोटाइड है, हाँ या नहीं? ये आपका न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्या है, यूरेसिल प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। पामेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, एरिक्नोनिक अम्ल, ये तीनों वसी अम्ल हैं। कौन सा नहीं है? यूरिडेलिक नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाला था। हाँ, एरिक्नोनिक अम्ल में ये बेटा इसमें आपके 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग आपका COH, है ना? तो इसमें R चेन होती है और COOH होती है। इसकी ये एक कार्बन हो गया और R चेन में 19 कार्बन की रिंग मतलब चेन होती है, और ये आपका एक असंतृप्त वसा अम्ल है, ठीक है? तो कार्बोक्सिल कार्बन रहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं, नहीं, कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन रहित 16 नहीं, कार्बोक्सिल कार्बन सहित 16, ये बेटा आपका पामेटिक एसिड होता है, पामेटिक अम्ल होता है, ठीक है? तो इसका सही हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? सही अर्थ में लिपिड्स बृहद अणु होते हैं? नहीं होते भैया, लिपिड आपके सूक्ष्म अणु होते हैं। वो बृहद इसलिए रखे हैं क्योंकि वो छन के नहीं आ पाते नीचे, है ना? क्यों नहीं आते? पढ़ाया है मैंने। पामेटिक अम्ल में 16 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिल कार्बन को शामिल करते हुए, बिल्कुल सही है। तेल का निम्न गलनांक होता है तथा इसलिए ये सर्दियों में द्रव्य रूप में रहते हैं, बिल्कुल सही है। एरिक्नोनिक अम्ल एक असंतृप्त वसीय अम्ल है, बिल्कुल सही है, जिसमें 20 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिल कार्बन को मिला करके। तो गलत कौन सा है बेटा? आपका पहला। नेक्स्ट, एक विशिष्ट वसा अणु किसका बना होता है? ये हम पहले भी कर चुके हैं ना। एक ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, और ये जुड़ा होता है बेटा आपके RCOOH से, 3 RCOH से, है ना? और इनके बीच में बेटा पाया जाता है एस्टर बंध, तो बनता है आपका एक विशिष्ट वसा अणु। तो 3 ग्लिसरॉल नहीं, 1 ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल, ठीक है? उत्तर हो जाएगा 3, 1 ग्लिसरॉल और 1 वसीय अम्ल नहीं होता। नेक्स्ट, निम्न में से कितने कथन गलत हैं? गलत कितने हैं? हाँ, एरिक्नोनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त असंतृप्त वसीय अम्ल है। असंतृप्त तो है लेकिन 18 नहीं होकर के इसमें 20 कार्बन होते हैं। पामेटिक अम्ल एक संतृप्त वसीय अम्ल है, इसमें सारे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाए जाते हैं। सेरीन, टायरोसिन और फेनाइल एलेनिन एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, नहीं। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन होते हैं, सेरीन नहीं है। ट्राइग्लिसराइड में 3 वसीय अम्लों द्वारा ग्लिसरॉल का एस्टर है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल 3 वसीय अम्ल से जुड़े हैं, तो ये भी सही है। तो कितने कथन गलत हैं? तो 2 गलत हैं, A और C ना, 2 गलत हैं, ये लो। नेक्स्ट है बेटा आपका, ये क्या हुआ? नेक्स्ट, नीचे जैविक ऊतकों में कम आणविक भार कार्बनिक यौगिक की श्रेणियों में से एक का चित्र प्रस्तुत किया गया है। दिखाई गई श्रेणी उसमें उपस्थित X घटक की पहचान करें, ठीक है? तो ये बेटा आपका एक पेंटोस शर्करा है, ये आपका एक पेंटोस शुगर है, क्लियर दिख रहा है ना? पेंटोस शुगर जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इससे ये X जुड़ा है, X आपका नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है? तो ये बेटा पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाते, साइड बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और अमीनो अम्ल नहीं है, और ये यूरेसिल हो सकता है। उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, DNA के 5वें सिरे में, 5वें सिरे में, DNA के 5वें सिरे में 1 2 3 4 5, ये रहा 5वां सिरा, ठीक है? यहाँ पर पिरिमिडीन क्षार का 5th कार्बन मुक्त रहता है। पिरिमिडीन क्षार का 5th कार्बन, पिरिमिडीन क्षार का नहीं होता बेटा, पेंटोस शर्करा का, ये पेंटोस शर्करा का 5th कार्बन मुक्त है। प्यूरिन क्षार का नहीं, पेंटोस शर्करा का 5th कार्बन मुक्त रहता है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, BDNA में प्रत्येक युग्म पाए जाते हैं 10 नाइट्रोजनी क्षार। ये बेटा एक इसका हेलिक्स कंप्लीट होता है यहां से लेकर के यहां तक, है ना? और इसके बीच में बेटा 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स पाए जाते हैं, है ना? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्या है इनमें से बेटा? DNA का मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला से बना होता है, बिल्कुल सही है। गलत चुनना है अपने को, है ना?
न्यूक्लिक अम्ल किसी भी जैविक ऊतक के अम्ल घुलनशील अंश में मौजूद होते हैं। अम्ल घुलनशील में नहीं बेटा, न्यूक्लिक अम्ल तो बृहद जैव अणु है, तो ये अघुलनशील यानी कि ऊपर धारित में रहेंगे, है ना, ये गलत है। डीएनए और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए अणु में जी और सी मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो दूसरा गलत है बेटा। ये अम्ल अघुलनशील भाग में आते हैं और धारित बनाते हैं, है ना, निस्यंद नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन है आपका कोलेजन, और संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला है आपका रुबिस्को, है ना। तो प्राणी जगत में कोलेजन, रुबिस्को, ठीक है, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का कारण है। तो बेटा प्राथमिक संरचना प्रोटीन की किसकी वजह से बनती है? उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं बेटा NH बंध, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1, यानी कि पेप्टाइड बंध, जिसकी वजह से बेटा ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रोटीन में कितने टर्मिनल अमीनो अम्ल होते हैं तथा उन्हें क्या कहा जाता है? तो बेटा एक तरफ इसका N टर्मिनल होता है, एक तरफ इसका C टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इसमें 2 टर्मिनल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, N टर्मिनल और C टर्मिनल, ठीक है। 3, 1 और 4 नहीं पाए जाते हैं, उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट अपवाद है आपका राइबोजाइम। सभी प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं, गलत। एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। प्रोटीन एक श्रृंखला, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या इससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने हो सकते हैं, ठीक है। रेखिक और चपटे आकार के होते हैं, गलत। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, है ना। तो प्रोटीन बेटा पॉलीपेप्टाइड ही तो हैं, अब उसमें एक या इससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एंजाइम जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार उत्प्रेरित करते हैं? तो बेटा एंजाइम क्या करते हैं, उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा को कम करके, हाँ यही है ना, बढ़ाकर नहीं है, नहीं, तापमान को बढ़ाकर 1, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। जैविक अवस्था से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो जीव क्या है, साम्यावस्था नहीं आनी चाहिए, है ना, आपकी इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टेडी स्टेट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब अगर स्टेडी स्टेट मेंटेन नहीं होगा तो बीमार हो जाओगे, है ना। तो जीवित जीव लगातार काम करते हैं और साम्य तक पहुंच सकते हैं, नहीं, साम्यावस्था नहीं आनी चाहिए। जीवित प्रक्रिया साम्य तक पहुंचने के लिए एक निरंतर प्रयास है, ठीक है, कह सकते हैं। जीवित अवस्था एक साम्य स्थिर अवस्था है, साम्य नहीं है, स्थिर है। उपापचय के बिना जीवित अवस्था नहीं हो सकती, ये भी सही है। जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक जीवित अवस्था नहीं हो सकती। और ये कौन सा था अपना, जीवित प्रक्रिया साम्य तक पहुंचने के लिए एक निरंतर प्रयास है, तो साम्य तक नहीं पहुंचना है, असाम्य अवस्था बनाए रखनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपचयी पथ के माध्यम से होता है? उपचयी मतलब आपने पढ़ा है ना, उपापचयी अभिक्रियाएं 2 तरीके से होती हैं, उपचयी और अपचयी। उपचयी और अपचयी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो ग्लूकोज टूट करके लैक्टिक एसिड बना रहा है, ठीक है। कहाँ बना रहा है? आपकी पेशियों में। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण, तो अमीनो अम्ल तो छोटे छोटे हैं ना, तो कई सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ठीक है। पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम एक है, तो पाइरुवेट बेटा बड़ा अणु है और ये टूट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा लिंक रिएक्शन में, है ना। तो ये दोनों तो बेटा आपकी अपचयी क्रियाएं हैं जिसमें एनाबॉलिज्म हो रहा है। अपचयी हो गई आपकी एनाबॉलिक रिएक्शंस, जबकि उपचयी हो गई बेटा आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें, एक मिनट रुको 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 रुको, उल्टा लिख दिया मैंने। अपचयी हो गई बेटा आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे अणु बना रहे हैं, है ना। जबकि उपचयी हो गई आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें छोटे अणु मिलकर के बड़े बना रहे हैं। तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण आपकी एक उपचयी अभिक्रिया है या उसका उदाहरण है, ठीक है। ये लास्ट है, एक और है। कारक जो कार्बनिक एनहाइड्रेस की एंजाइमेटिक क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो बेटा तापमान प्रभावित करेगा,
पीएच प्रभावित करेगा, क्रियाधार की सांद्रता प्रभावित करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रभावित नहीं करती। एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के कार्बोनिक अम्ल बनाता है ना, तो सक्रियण ऊर्जा उसको प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित करते उसको तापमान, पीएच और क्रियाधार की सांद्रता। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन, वह एंजाइम जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलने के उत्प्रेरित करते हैं। तो बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज हैं, मतलब सॉरी आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर क्या होते हैं बेटा आपके? आइसोमर होते हैं समान रासायनिक सूत्र, मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला लेकिन असमान रासायनिक संरचना, डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो यहां पर बेटा ग्लूकोज आपको पता है ये आपका एल्डिहाइड है ना, जबकि फ्रक्टोज बेटा आपका ये कीटोज शुगर है, और ग्लूकोज आपका एल्डोज शुगर है। क्या है ये आपका? एल्डोज शुगर है। ठीक है, फ्रक्टोज आपका कीटोज शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। तो ये आइसोमर है ना, तो आइसोमरेज बेटा इसका ये रिएक्शन कराते हैं। तो ये थे बेटा आपके सारे क्वेश्चंस। एक और है क्या? गलत मिलान को चुने। गलत क्या है? लेसिथिन फॉस्फोग्लिसराइड है, सही है। ठीक है, फॉस्फेट और आपका वसा मिलते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में केएम और वीमैक्स मान की कमी होती नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में केएम इंक्रीज होता है और वीएम बेटा समान रहता है, इसमें कुछ भी नहीं बदलता। विषम चक्रीय वलय एडेनिन और ग्वानिन, आपको गलत चुनना था ना, दूसरा ही है। विषम चक्री में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, सह एंजाइम विटामिन व्युत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपका NADH। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। चलिए, तो ये थे बेटा आपके जैव अणु से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद PYQs। मुझे कुछ बच्चों ने कहा था मैम जैव अणु के PYQs में दिक्कत हो रही है। आई होप मैंने आपके PYQs क्लियर कर दिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, समझ में आए क्वेश्चंस, डाउट्स आपके क्लियर हुए हैं या नहीं, है ना। ध्यान रखिएगा अपना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।